Hello everyone, welcome to Basics of Learning. Myself Arvind Kumar Singh and today we will start with UP Revenue Code 2006. जब भी हम किसी भी कानून को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका इतिहास जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्या उसका उद्देश्य है वो हमको ज़्यादा जानना जरूरी रहता है। फिर हम धीरे धीरे करके उसके सभी प्रावधानों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जब भी हम किसी भी कानून को पढ़ते हैं उसके पहले भाग में कब ये कानून लाया गया था, कहाँ पर ये एप्लीकेबल है और इसका नाम क्या है और इसमें क्या डेफिनेशंस हैं, ये सभी चीज़ें दी रहती हैं। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसके बारे में जो अधिकारी हैं उससे संबंधित कानून में उनके बारे में दिया रहता है। क्षेत्रों का किस तरीके से बंटवारा किया हुआ है, किस आधार पर किया हुआ है, वो इस कानून में दिया हुआ है। तो हम शुरुआत करेंगे भाग 1 से। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि चैप्टर 1 जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें है प्रिलिमिनरी, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक, शुरुआत का, जिसमें मैंने बताया था कि नेम क्या होगा, टाइटल क्या होगा और कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, किस एरियाज में होगा और इसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी। फिर है कि जो डेफिनेशन वाला क्लॉज है, डेफिनेशन किसी भी कानून में इस उद्देश्य के साथ दी जाती है, कल को कोई भी इंटरप्रिटेशन दी जाती है तो इस शब्द का मतलब किस तरीके से लगाया जाएगा। क्योंकि जब हम कानून में पढ़ते हैं लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशंस में, अगर कानून को इंटरप्रेट किया जाता है, व्याख्यान किया जाता है तो किस आधार पर किया जाता है, जैसे शब्द लिखा हुआ उसी आधार पर, उसके मीनिंग के आधार पर, या कानून बनाते समय जो कानून बनाने वाली संस्थानों के जो उद्देश्य थे उस उद्देश्य के साथ, या जो उसका ऑब्जेक्ट था उन आधारों पर उनको इंटरप्रेट किया जाता है। फिर दूसरा भाग रेवेन्यू डिवीजन, राजस्व का डिवीजन, मंडलों का डिवीजन किस आधार पर किया जाता है कि एक जिला है, जिले को किस आधार पर बांटा जाएगा, रेवेन्यू डिवीजन्स के आधार पर, तहसील को, परगनाज को, विलेजेस को, उनको सुविधा के आधार पर किस तरीके से बांटा जाएगा, वो भाग 2 में दिया हुआ है। भाग 3 बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर, परिषद और राजस्व अधिकारी कौन कौन से होंगे जो इस एक्ट के द्वारा गवर्न होंगे। इसमें कई सेक्शन है, सेक्शन 7 से लेकर 19 तक। फिर आता है भाग 4। भाग 4 इसमें बाउंड्रीज एंड बाउंड्रीज मार्क, सीमा और सीमा चिन्ह। जब हम एग्रीकल्चर से संबंधित जितना कानून पढ़ते हैं कि बाउंड्रीज मार्क क्या होंगे, बाउंड्रीज डिमार्केशन किस तरीके से की जाएगी, तो वो भाग 4 में आता है और इसमें सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 28 तक गिवन है। फिर इसके बाद में आता है भाग 5 जिसमें मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड, जो गांव के अभिलेख हैं उनका मेंटेनेंस कौन करेगा, उनका अनुरक्षण कौन करेगा, उसके संबंध में सेक्शन 29 से लेके 42 तक दिए हुए हैं। जैसे कि गांव की जो सूची होती है और मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड फील्ड बुक, गांव में अगर एक व्यक्ति है जिसकी भूमि का विवाद चल रहा है, सबसे पहले ये जानना जरूरी रहता है कि वो जो भूमि है उसका मैप में किस व्यक्ति के नाम पर वह भूमि है, लैंड का ओनर कौन है, इसीलिए जरूरी होता है लैंड का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उस रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करेगा। अगर किसी व्यक्ति की जितनी भी भूमि होती है उसका सीमा कितना है, उसका सीमा का आकलन किया जाता है, ताकि ये अगर किसी व्यक्ति की जितने भी पैमाइश की भूमि है उसका एक रिकॉर्ड रहता है। अगर वो कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि मेरी भूमि पर इसने दूसरे व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, तो वो फिर अपनी जो लैंड के रिकॉर्ड होते हैं बताता है कि मेरे लैंड रिकॉर्ड में इतनी भूमि मेरे नाम से है, और उनका जब मापा जाता है तब इस आधार पर देखा जाता है हाँ वाकई ये भूमि का जो डिमार्केशन था इतना इस व्यक्ति के लिए था, दूसरे व्यक्ति का सिर्फ इतने क्षेत्र तक था, उन्होंने इसको आगे विस्तार किया है। तो ये भूमि का रिकॉर्ड मेंटेन इसीलिए किया जाता है ताकि उनकी ओनरशिप को जब प्रूव करने की जरूरत पड़े तो उनको रिकॉर्ड के द्वारा किया जा सकता है। फिर है चैप्टर 6 रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स, ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण, कब उनको रिवाइज किया जाएगा, अगर म्यूटेशन वगैरह हो, म्यूटेशन का मतलब होता है दाखिला खारिज होना, या किसी की बाउंड्री रिवाइज हो गई है या उन्होंने और ऐड कर लिया है या कम कर दिया है, तो उसके संबंध में उनका रिवीजन होता है। सेक्शन 43 से लेकर सेक्शन 53 तक इसमें भाग 6 में दिया हुआ है। फिर भाग 7 आता है। जब हम इसके भागों को समझते हैं तो भागों में जो भी उपबंध दिए, प्रावधान दिए, तो उनको समझना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले कानून के उद्देश्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हमको कानून का उद्देश्य पता लग जाता है तो धीरे धीरे करके हम कानून को अच्छे से समझ पाते हैं। फिर चैप्टर 7 ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज, भूमि और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व। अगर भूमि पे जो भी चीज है, अगर वृक्ष वगैरह लगे हैं, झोपड़ी वगैरह है या कुछ खनिज वगैरह है, उनके संबंध में जो ओनरशिप के लिए जो चीजें होती हैं। अब देखिए
आप समझे, ओनरशिप और पोजेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। पहले हम ओनरशिप को समझते हैं। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये माउस है, इसको मैंने परचेज किया है इसीलिए मैं इसका ओनर हूं और ये मेरे पास में है, ये मेरा पोजेशन है। अगर हम बोलेंगे कि ये चीजें मैं इसका ओनर हूं, तो मुझे ओनरशिप का रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है कि मैंने परचेज किया है, तो परचेजिंग की रिसीट कहाँ है, जिसके आधार पर मैं इसको सिद्ध करूंगा कि मेरी ओनरशिप है। अगर मैं इस चीज को, इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता हूं, एक व्यक्ति को दे दिया, तो पोजेशन उस दूसरे व्यक्ति के पास रहेगा, लेकिन ओनर इसका मैं हूं। मैं ओनर इस आधार पे क्योंकि मैंने इसको परचेज किया है, मेरे पास इसका परचेज करने की रिसीट है। ठीक है, इसी तरीके से पोजेशन और ओनरशिप दो अलग अलग चीजें हैं। जो रियल ओनर है वो पोजेशन में भी हो सकती है उस चीजें उसके, या पोजेशन में नहीं भी हो सकती हैं। कोई भी जो थिंग्स है, ये तो मूवेबल आइटम्स है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकता है। एक होता है इमूवेबल आइटम, जो मूव नहीं करते, एक ही जगह पर स्थिर होते, जैसे जमीन वगैरह। तो ये ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज चैप्टर 8 में दिया है, मैनेजमेंट ऑफ लैंड अदर प्रॉपर्टीज बाय ग्राम पंचायत और अदर लोकल अथॉरिटी। जो ग्राम सभा व अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि एवं अन्य संपत्ति का प्रबंधन, वो किस तरीके से प्रबंध करेंगे। अगर गांव की जमीन है, उसके लिए लैंड मैनेजमेंट कमेटी होगी, भूमि प्रबंधन समिति, तो उसका मैनेज वो किस तरीके से करेंगे, उनको अथॉरिटी क्या मिलती है, क्या अधिकार उनको दिए रहते हैं, जिसके संबंध में उनको मेंटेनेंस करते हैं, मैनेज करते हैं क्या। क्योंकि हर, देखो, एक कानून होता है जिसमें एक अधिकार या दायित्व दिए रहते हैं, दूसरा कानून जिसमें प्रक्रिया दी रहती है या नियम दिए रहते हैं कि किस तरीके से इसकी नियमावली क्या है, जिसके आधार पर इनको देखा जाएगा। फिर इसके भाग 9 में आता है टेनवर्स खाता, कि टेनवर होल्डर जो होते हैं व्यक्ति, कोई भी जमीन के, एक तो होते हैं कि जिनके पास अच्छे अधिकार हैं, जैसे कि ट्रांसफरेबल राइट्स हैं। जो भूमिधर होते हैं, जो भूमिधर जिनके पास अपनी संपत्ति को लेकर ट्रांसफर करने के तक के अधिकार हैं, कि उनकी संपत्ति के वो स्वामी हैं और उस संपत्ति को वो बेच भी सकते हैं। स्वामी किस आधार पर बोला जाएगा किसी व्यक्ति को, अगर मेरे पास कोई भी आइटम है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अगर मैं इसको किसी को सेल कर सकता हूं, जिस व्यक्ति को, और मेरे बच्चे इसको इनहेरिट कर सकते हैं, तो इस आधार पे मैं बोलूंगा कि इसका ओनर हूं और इसकी ओनरशिप मुझ में बेस्ट करती है। तो अगर मैं इसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाऊं, तो ये ओनरशिप उस लेवल तक की नहीं, राइट मुझे उतना नहीं मिलेगा जितना ट्रांसफरेबल राइट भी मुझे इसका मिला हुआ है, कि जिसको चाहूं मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूं। ट्रांसफर किसी भी तरीके से किया जा सकता है, सेल के माध्यम से, लीज के माध्यम से, मॉर्टगेज के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से, कई तरीके से इसको ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर के संबंध में जो प्रोविजन दिए हुए हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होते हैं। क्लासेस ऑफ टेनर होल्डर, जिनके पास बिल्कुल लैंड को ट्रांसफर करने के भी राइट है, और भूमिधर जिसको नॉन ट्रांसफरेबल राइट है या कुछ लीज पे रह रहे हैं, उनका सेक्शन 74 से लेके 87 तक है। फिर सेक्शन 8 नेक्स्ट जो पार्ट है, सी में ही ट्रांसफर, अंतरण किसे कहते हैं। एक व्यक्ति की स्वामित्व जब दूसरे व्यक्ति में निहित होती है, उसके संपत्ति में जो उसके इंटरेस्ट होते हैं, हित होते हैं, उनको अंतरण किस तरीके से किया जाएगा दूसरे व्यक्ति के लिए, उसके संबंध में प्रोविजन सेक्शन 88 से लेकर सेक्शन 106 तक दिए हुए हैं। फिर डिवोल्यूशन, अपने राइट्स को डिवॉल्व करना, दूसरों को देना। डिवीजन, बंटवारा करना, उसका विभाजन करना। सरेंडर एंड अबेंडनमेंट, समर्पण एवं परित्याग करना, मैं किसी जमीन को त्याग देता हूं, ये समर्पण कर देता हूं, उनके संबंध में प्रावधान दिए हैं सेक्शन 118 से 124 तक। फिर है ग्राम लीज ऑफ लैंड बाय ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा देना। पट्टा मतलब होता है लीज करना, लीज पे देना किसी भी प्रॉपर्टी को। सपोज मैं एक प्रॉपर्टी का ओनर हूं, मैं उस प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कृषक को, वर्कर को मैं कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए पट्टे पे दे दी कि आप इस पर, एक टेनेंट है, किराएदार हैं, इस पे आप इसकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी जितनी आप कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पट्टे पे देना। कभी उसको अधिकार भी मिलते हैं, लंबे समय तक वो करते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस के आधार पर जो नियम सरकार बनाती है जिस तरीके से। फिर इजेक्टमेंट, अगर किसी व्यक्ति को आपने एक समय पर रहने के लिए दिया, लीज पे दिया, और उसने अपने आप को उस जमीन पर अधिकार जमाने लगा, तो बेदखली के लिए क्या प्रावधान है, तो सेक्शन 130 से लेकर बेदखली के प्रावधान सेक्शन 137 तक है। फिर उस भूमि के संबंध में, किराए के संबंध में, रेंट के लिए सेक्शन 138 से 143 तक। फिर आता है डिक्लेरेशन सूट्स, घोषणात्मक वाद, तो वो सेक्शन 144 से 146 तक।
फिर चैप्टर 10 जिसमें गवर्नमेंट लीज सरकारी पट्टेदार, जो सेक्शन 147 से 152 तक। देखो हम इन सभी प्रावधानों को डिटेल में समझेंगे सेपरेट वीडियोस में। अभी इस एक्ट को डिकोड करते हैं आसान तरीके से कि हर अध्याय में क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं। फिर इसके बाद चैप्टर 11 असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व का निर्धारण। अगर कोई संपत्ति है, कोई जमीन है, उस पर राजस्व कितना होना चाहिए। भू मतलब भूमि, राजस्व मतलब जो कर होता है उसका, किस आधार पर उसका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उसके लिए सेक्शन 153 से 162 तक दिया है। फिर है चैप्टर 12 कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व का संग्रह करना, एकत्रण करना। कौन करेगा, कौन अधिकारी होंगे और कहां पर होगा, उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा, ये दिया रहता है चैप्टर 12 में। फिर है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रथावर संपत्तियों की कुर्की एवं विक्रय, उसके लिए प्रोविजन 182 से लेके 205 तक है। फिर चैप्टर 13 जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर रेवेन्यू कोड, राजस्व न्यायालयों की आधिकारिकता और प्रक्रिया। कोई भी न्यायालय है, जिस भी अगर राजस्व का है, दीवानी का है या दांडिक वाला है, उनका एक क्षेत्राधिकार किस आधार पर तय किया जाता है। अगर पैसे के आधार पर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस, उसके आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है। अब देखो ये जो जुरिस्डिक्शन को हम बाद में डील करेंगे कि किस आधार पर इसको फिक्स करते हैं। इसमें प्रोविजन सेक्शन 206 से लेकर 2017 तक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है 14 मिसलिनियस प्रकीर्ण, इसमें 218 से लेकर 225 F तक गिवन है। फिर नेक्स्ट है चैप्टर 15 जिसमें पेनल्टी है 226 से 229 तक। चैप्टर 16 जिसमें रिपील एंड सेविंग्स है, सेक्शन 230 से लेकर 234 तक। फिर इसके शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4। और अब इसके बाद में हम जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम इस तरीके से बनाएंगे ताकि वो प्रैक्टिस के लिए, या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें यूपी की लैंड लॉज आती हैं तो के लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले जरूरी होता है किसी भी कानून को डिकोड करना, उसके ऑब्जेक्ट को जानना, उसके हर भाग को समझना। और कानून को ज्यादा अच्छे से समझना तब होगा कि जब आपको एक सामाजिक और राजनीतिक और एक उसका पृष्ठभूमि आपको अच्छे से पता है, जिस आधार पे आप उसको समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी कानून की जरूरत हमें कब पड़ती है, अगर लैंड से संबंधित कानून आया तो लैंड को लेकर मिसमैनेजमेंट हो रहा होगा, तभी लैंड के लिए कानून आया। इसका जो पहला कानून था यूपी जमींदारी अबोलिशन, जमींदारी को अबोलिशन क्यों किया, जमींदारी के क्या गुण दोष थे, आज जो वर्तमान रूप में हम इसको देखते हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, लैंड को रिफॉर्म क्यों किया गया था, क्या लैंड रिफॉर्म वाकई हुए या फिर ये सिर्फ नाम मात्र के लिए हुए हैं। तो इन सभी चीजों को हम कानून में जानेंगे, उसके बैकग्राउंड में, तब कानून को अच्छे से समझ पाते हैं। और जो विभिन्न प्राधिकरण है, अधिकारी हैं, उनका क्या रोल होगा, ये हम कानून में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।